प्रिया अपनी माँ अंजू के साथ बाजार से सब्जी खरीद रही होती है। तभी अंजू सब्जी वाले से बोलती है, अरे भैया, सब्जी किस रेट पे है? अरे भाभी जी, अरे 40 रुपए किलो टमाटर। सीताफल का रेट है 20 रुपए किलो। और ये मिर्ची है ना, ये 50 की 50 ग्राम मिलेगी आपको। और कटहल 40 रुपए किलो। और ये भिंडी दी है 70 रुपए किलो में। हाय राम, सब्जी के नाम पर तुम लोगों ने लूट ही मचा रखी है, बताओ। अरे भाभी जी, क्या करेंगे, सब्जी के नाम पे सिर्फ 2 पैसा बचता है, वो भी हम कम कर दे क्या? माँ भिंडी ले लो ना। हाँ हाँ बिटिया, भिंडी तो एकदम ताजी है। और इससे भरमा भिंडी बनाओगी ना तो बहुत अच्छी बनेगी। क्या कहा आपने? भरमा भिंडी? भरमा करेला तो सुना था, भरमा मिर्ची भी सुना था, ये भरमा भिंडी क्या होता है? चुप कर तू, ले लेती हूँ मैं भिंडी। ऐसे ही अंजू और प्रिया दोनों सब्जी खरीद लेते हैं। जिसके बाद दोनों माँ बेटी घर आ जाते हैं और प्रिया अपनी माँ से बोलती है, माँ मैं भी ना भरमा भिंडी खाना चाहती हूँ। नाम सुनकर बड़ा यूनिक सा लग रहा है, मुझे भी एक बार खानी है भरमा भिंडी। आखिर इसका स्वाद कैसा होता है? तुझे पता भी है भरमा भिंडी बनाने में कितनी मेहनत आती है? अगर साथ में बनवाएगी तो ही खिला दूंगी तुझे। अरे हाँ, आप जो बोलोगी मैं वो सब कुछ करूँगी, बस आप मुझे भरमा भिंडी बनाकर खिला दो। ऐसे ही दोनों माँ बेटी बातें करती हैं। इसके बाद अंजू सबसे पहले भिंडी को धोकर साफ करती है और फिर सभी भिंडियों को चीरा लगाकर रख देती है। जिसके बाद वो प्रिया से भिंडी में भरी जाने वाली फीलिंग को तैयार करवाती है। फिर दोनों माँ बेटी बैठकर एक एक भिंडी में फीलिंग भरती हैं और फिर उन्हें तेल में फ्राई करके मसाले के साथ मिलाकर भरमा भिंडी बनाती हैं, जिसे खाकर प्रिया बोलती है, अरे वाह, इतना स्वाद लग रहा है माँ ये भरमा भिंडी, मुझे पता ही नहीं था। भिंडी इस रूप में कितनी अच्छी लगती है, अब से तो मुझे बस यही खाना है। मैं तो बस भरमा भिंडी ही बनाकर खाऊंगी, भले ही थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा है, मजा ही आ गया। ऐसे ही प्रिया स्वाद लेकर भरमा भिंडी को खाती है। वक्त गुजरता चला जाता है। अब प्रिया आए दिन भरमा भिंडी बनाकर खाने लगती है। ऐसे ही एक दिन प्रिया खुद से बोलती है, हमेशा आलू की स्टफिंग भरकर भिंडी क्यों बनाना, अलग स्टाइल में भिंडी बनाना चाहिए ना। कितने लोगों को देखा है भिंडी के नाम पे ही मुंह बना लेते हैं, उन्हें क्या पता भरमा भिंडी का स्वाद क्या ही होता है। अब से तो मैं भरमा भिंडी अलग अलग तरीके से बनाकर खाऊंगी। ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है और प्रिया कई तरीके जैसे पनीर भरमा भिंडी, चीज भरमा भिंडी आदि सब बनाने लगती है। कुछ वक्त बाद प्रिया की शादी अंकित नाम के एक बहुत ही अच्छे लड़के से हो जाती है। शादी के बाद भी प्रिया के हाथ की भरमा भिंडी उसके सारे रिश्तेदारों, ससुराल वालों और आस पड़ोस वालों में काफी फेमस हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब प्रिया अपनी सास वैजयंती के साथ बैठकर चाय पी रही होती है, तभी उनकी पड़ोसन विमला आती है और बोलती है, क्या कर रही हो वैजयंती और प्रिया? अरे बस कुछ नहीं, आओ बैठो। प्रिया आंटी के लिए भी थोड़ी चाय ले आओ। अरे नहीं नहीं, चाय नहीं पीनी मुझे, प्रिया बहू से थोड़ा काम था। हाँ आंटी जी बोलिए ना, क्या काम है आपको? अरे प्रिया बेटा, तेरे हाथ की भरमा भिंडी बहुत ही फेमस है। आज मेरे घर में मेरा दामाद पहली बार आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि तू अपने हाथों से उसके लिए भरमा भिंडी बना दे। मैं तेरी जरूरत का सारा सामान लाकर रख दूंगी किचन में, बना देगी ना बेटा? जी हाँ आंटी जी, क्यों नहीं, जरूर बना दूंगी। प्रिया की बात सुनकर विमला खुश हो जाती है और कुछ देर बाद प्रिया विमला के साथ उसके घर पर भरमा भिंडी बनाने के लिए चली जाती है। कुछ घंटे की मेहनत के बाद प्रिया बहुत ही टेस्टी कुरकुरी भरमा भिंडी बना देती है, जिसे खाने के बाद विमला के घर आए मेहमान उसकी खूब तारीफ करते हैं और बची हुई भिंडी की सब्जी पैक करके साथ ले जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है। अब आए दिन कोई न कोई प्रिया को भरमा भिंडी बनाने के लिए बुलाता रहता, जिसके चलते वो अपने खुद के घर का काम ठीक से कर नहीं पाती थी। जिस बात से वैजयंती को गुस्सा आता है और वो बोलती है, अरे बहू, माना कि तुझे भरमा भिंडी बहुत अच्छी लगती है और तू बहुत अच्छा बनाती भी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तू अपने घर पर ध्यान न देकर लोगों के घर में जाकर भरमा भिंडी बनाना शुरू कर दे और खुद के घर में तो टाइम पर खाना भी नहीं बना रही है। कौन सा अपनी मर्जी से जाती हूँ, अब लोग बार बार मुझे बुलाने के लिए आ जाते हैं तो मैं क्या करूँ। आपके सामने ही तो मैं कितने लोगों को मना करती हूँ, फिर भी गोंद की तरह चिपक ही जाते हैं। वो सब मुझे नहीं पता, अब से तेरा कहीं भी आना जाना बंद और भरमा भिंडी बनाना तो बिल्कुल बंद। इतना कहकर वैजयंती गुस्से में पैर धमकाती हुई वहाँ से चली जाती है।
और बेचारी प्रिया चुपचाप घर के कामों में लग जाती है। अब प्रिया के घर पर जो कोई भी आता, वैजंती उसे डांट कर भगा दिया करती। ये देखकर प्रिया को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही एक दिन प्रिया अपनी माँ को कॉल करती है और उन्हें सारी बातें बताती है, जिस पर अंजू प्रिया से बोलती है, देख प्रिया, तेरी सास की तरफ से देखा जाए तो वह भी गलत नहीं है। बेटा, अगर घर की बहू ऐसे लोगों के घर जा जाकर खाना बनाएगी तो किसी भी सास को तो गुस्सा आएगा ही ना। बेटा, तू कुछ ऐसा कर कि तेरी रेसिपी लोगों के पास पहुँचे, लेकिन तुझे जाना ना पड़े। माँ आप सही कह रही हैं, मुझे ऐसा ही करना होगा, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इतना कहकर प्रिया फोन रख देती है। शाम को जब अंकित ऑफिस से घर आता है, तभी प्रिया बोलती है, अंकित जी सुनिए, मैं अपना एक छोटा सा टिफिन का बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। उसमें लोगों को सिर्फ भरमा भिंडी सर्व करना चाहती हूँ। प्रिया, तुम क्या बोल रही हो? मैं कुछ ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा डिटेल में बताया करो यार। अंकित की बात सुनकर प्रिया उसे सारी बात बताती है, जिस पर अंकित बोलता है, अच्छा, तो यह बात है। चलो ठीक है, तुम अपना भरमा भिंडी का टिफिन बॉक्स चलाना शुरू कर लो। मैं माँ से बात करता हूँ, वह मान जाएगी। अंकित की बात सुनकर प्रिया काफी खुश हो जाती है, जिसके बाद अंकित और प्रिया दोनों ही वैजंती से भरमा भिंडी टिफिन बॉक्स चलाने वाले विचार के बारे में बात करते हैं। और वैजंती बोलती है, ठीक है, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहू एक चीज याद रखना, तेरे इस भरमा भिंडी के टिफिन बॉक्स के चलते घर के काम में या फिर तेरी किसी जिम्मेदारियों में कुछ भी ऊंच नीच हुई तो अच्छा नहीं होगा। तुझे सब कुछ एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर मंजूर है तो बोल। हाँ, मुझे हर शर्त मंजूर है। तो फिर ठीक है, कर ले अपना शुरू भरमा भिंडी के टिफिन बॉक्स का कारोबार। अगले ही दिन से प्रिया अपना भरवा भिंडी टिफिन बॉक्स ओपन करके पूरा प्लान तैयार करती है। अंकित प्रिया की मदद करने के लिए अलग अलग तरीके की भरवा भिंडी और उसके प्राइस लिखकर पंपलेट छपवाता है। कुछ लोगों की मदद से हर जगह पर बंटवा देता है। धीरे धीरे करके प्रिया के पास भरमा भिंडी के ऑर्डर के लिए कॉल आने शुरू हो जाते हैं। भरमा भिंडी का काम बहुत अच्छे से चलने लगता है, लेकिन इस बीच वैजंती की तबीयत खराब हो जाती है और प्रिया का ज्यादातर टाइम वैजंती की देखभाल में चला जाता है। लेकिन इस बीच भी प्रिया पूरी मेहनत के साथ वैजंती को भी संभालती है और अपना भरवा भिंडी का काम भी संभालती है। ये सब देखकर वैजंती प्रिया से बोलती है, बेटा तू बहुत मेहनती है, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी ज्यादा मेहनती है। सच कहूँ तो तेरे हाथ की भरमा भिंडी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तभी तो इतने लोग रोज तेरे हाथों की भरमा भिंडी खाने के लिए कॉल पर लगे रहते हैं। इतने दिनों से देख रही हूँ बेटा, तू एक बार भी उफ तक नहीं करती, सब कुछ अकेले ही करती रहती है। लेकिन अब मेरी तबीयत ठीक है और मैं चाहती हूँ कि इस कारोबार में मैं तेरी मदद कर सकूँ। मेरी बीमारी के चलते तूने अपनी भरमा भिंडी बॉक्स में काफी नुकसान उठाया है, लेकिन अब हम सास बहू मिलकर उस नुकसान को पूरा करेंगे। थैंक यू माँ जी, लेकिन देर से ही सही, मेरी मेहनत को आपने समझा तो सही। मैं बहुत खुश हूँ आज। अरे किस्मत वाली तो मैं हूँ ही बहू, जिसे तेरी जैसी बहू मिली है। कोई और होती तो मेरे इतने डांट फटकार पर अपना बैग उठाकर मायके भाग जाती और सेवा भी नहीं करती, लेकिन तू तो हर एक काम में अव्वल है। वैजंती की बात सुनकर प्रिया काफी खुश हो जाती है और प्यार से अपनी सास को गले लगा लेती है। अब प्रिया भरवा भिंडी बनाने का काम किया करती और वैजंती उसके सारे ऑर्डर लेने का डिपार्टमेंट संभाला करती थी। काजल की सास नहीं थी, वो दिल्ली में अपने पति सुरेश और ससुर भगवान दास के साथ रहती थी। एक दिन सुबह के समय सुरेश नाश्ता कर रहा होता है कि तभी काजल कॉफी लेकर उसके पास आती है। पापा जी का कोई फोन आया या नहीं? कुछ बताया उन्होंने कि कब आ रहे हैं? नहीं, मेरे पास तो किसी का कॉल नहीं आया, और ऑफिस में इतना काम होता है ना, समय का ही पता नहीं चलता। आप कैसे बेटे हैं? आपको अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। एक बार फोन करके अपने पिता से हालचाल पूछने का समय नहीं है आपके पास? अच्छा, ये बात तो मैं तुमसे भी कह सकता हूँ। मेरे पास समय नहीं था तो मैंने नहीं किया, लेकिन तुम भी तो कर सकती थी। आप सिर्फ तैयार होकर ऑफिस जाते हैं और इतने बिजी हो जाते हैं कि रात तक आपको होश ही नहीं रहता। और मैं जो घर भी देखती हूँ, बाहर जॉब भी, तो मैं फोन करूँ? अरे अरे अरे, बस बस, तुम तो भड़क गई। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। मजाक में बोल दिया मैंने कि मैंने नहीं किया तो तुम कर लेती। अरे यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो बहस करने लग गई। मैं बहस नहीं कर रही हूँ। जैसे आप मुझे अपने काम गिनवा रहे हैं, वैसे मैं भी आपको अपने काम गिनवा रही हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, तुम गुस्सा मत करो, आराम से बैठो और नाश्ता करो, वरना अकेले खाना पड़ेगा।
नहीं खाना, मुझे कोई भूख नहीं है। यार सुबह का समय है, मूड क्यों खराब कर रही हो, अपना भी और मेरा भी। बैठो और खाओ। अरे प्रॉमिस करता हूँ आज पूछ लूंगा फोन करके। अच्छा आज की बात रहने देते हैं, मैं अभी फोन करता हूँ, पहले तुम बैठो तो सही। सुरेश के कहने पर काजल बैठ जाती है और सुरेश अपने हाथों से काजल को खाना खिलाता है। काजल का मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके बाद वो अपने पिता को फोन करता है। हाँ बेटा, बोलो क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, जब से आप यहाँ से गए हो ना, आपने एक भी फोन नहीं किया, तो आपकी चिंता होने लगी। काजल भी परेशान रहती है, तो मैंने सोचा आपसे एक बार पूछ लेता हूँ, सब ठीक तो है ना? बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तेरी दादी थोड़ी बीमार हो गई है, इसके कारण मैं आ नहीं पाया, वरना अभी तक आ जाता। पापा अब दादी तो ठीक है ना? बेटा अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हर तरह का ध्यान रखता हूँ तेरी दादी का, बाकी भगवान की इच्छा है। पापा आप कब तक वापस आओगे? बेटा माँ की तबीयत थोड़ी ठीक होगी तो मैं आ जाऊंगा। भगवान दास इतना बोलकर फोन रख देता है। कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन भगवान दास लौटकर नहीं आता। तभी काजल सुरेश के पास आती है। मुझे लगता है कि दादी माँ की तबीयत ज्यादा खराब है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए हम भी वहाँ चले जाते हैं, उनसे मिलना भी हो जाएगा और हाल खबर भी मिल जाएगी। हाँ वैसे बात तो तुम सही कह रही हो, बहुत दिन हो गए पापा को गए, हम उनसे मिल के आते हैं, वरना लोग कहेंगे हमें अपने पिता की चिंता ही नहीं है। ठीक है, मैं सामान पैक कर लेती हूँ और इवनिंग में हम दोनों गाड़ी से निकल जाएंगे। हाँ ये सही रहेगा, तुम ये सब करो, मैं ऑफिस जाता हूँ। जाइए, लेकिन रात को समय से वापस आ जाना। कुछ देर बाद सुरेश ऑफिस के लिए निकल जाता है और काजल अपने कामों में लग जाती है। शाम को सुरेश ऑफिस से घर आता है और दोनों गांव के लिए निकल जाते हैं। जहां पहुंचकर वो देखते हैं कि भगवान दास अपनी माँ की चारपाई के पास बैठा होता है। तभी वो उसके पास जाते हैं। अपने बहू बेटे को देखकर भगवान दास बहुत खुश हो जाता है। अच्छा हुआ बेटा तुम दोनों आ गए, तुम दोनों को मैं फोन करने ही वाला था। क्यों पापा, कोई परेशानी की बात तो नहीं थी ना? बेटा परेशानी की कोई बात नहीं है, वो तुम्हारी दादी तुमसे मिलना चाहती थी, तो मैं तुम्हें फोन करके बोलने वाला था कि दादी से आके मिल लो। पापा तब तो आपको हमें फोन कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम खुद आ गए हैं। काजल तुम जाओ, दादी से मिल के आओ। दादी मैं आ गई, अपनी आंखें खोलिए, आप मुझे याद कर रही थी। अरे काजल बहू, तू आ गई। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी, तूने आने में बहुत समय लगा दिया। दादी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आने में समय लग गया। अब जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुझे कभी जाने नहीं दूंगी। वैसे भी अब बहुत साल हो गए हैं, अब जब तक तू मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर देती, मैं तुझे यहाँ से हिलने भी ना दूं। अंतिम इच्छा क्यों बोल रही हैं दादी? अभी आप बहुत साल जिंदा रहेंगी, आपकी सारी इच्छा पूरी होंगी। बहू अब क्या 100 साल तक जिंदा रखने का तेरा इरादा है? मेरी तबीयत पानी ठीक नहीं रहती है, इसीलिए अब तू मुझे जल्दी से मेरा एक पोता दे दे, उसकी शक्ल देखकर मैं सुकून से मर सकूंगी। यही मेरी अंतिम इच्छा भी है। हे भगवान, मुझे आना ही नहीं चाहिए, मैं और बच्चा, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। बोलना बहू, तू मेरी इच्छा पूरी करेगी या नहीं? दादी आप भी क्या बातें लेके बैठ गई हो, जब वो टाइम आएगा तब हो जाएगा। तू कहना क्या चाहती है बेटा, कि अब मुझे अपने पोते का मुंह देखने के लिए ही मरना पड़ेगा? दादी ये कैसी बात कर रही हो आप, मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं। आप आराम कीजिए, आप बहुत बोलती हो, आपकी तबीयत खराब है, इतना नहीं सोचना चाहिए आपको। और हम भी तो अभी यहीं हैं, कहाँ भागे जा रहे हैं? सुरेश और काजल अपने कमरे में चले जाते हैं। काजल सुरेश को बोलती है, अब हम क्या करेंगे? दादी तो अपने परपोते के पीछे ही पड़ गई। मैं अभी इतनी जल्दी बच्चे के चक्कर में नहीं फंसना चाहती। तो तुम्हें क्या लगता है मैं इस चीज में पढ़ना चाहता हूँ? अरे अभी मुझे बच्चा नहीं चाहिए। और रही बात दादी की, वो अभी बीमार है, जब ठीक हो जाएंगी तो भूल जाएंगी। शायद आप सही कह रहे हैं, मैं आज से ही अपना पूरा ध्यान दादी को ठीक करने में लगा दूंगी, ताकि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना मिले। अगले दिन से काजल अपनी दादी सास की सेवा में कोई कमी नहीं रखती। उसके इतना सेवा पानी करने के बाद भी उसकी दादी सास की हालत में कोई सुधार नहीं आता। तभी एक रोज काजल दूध का ग्लास रखने उनके कमरे में जाती है
और देखती है कि वो सारी दवाइयों को बाहर फेंक रही होती है, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कमरे में जाकर बोलती है, दादी जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इतना गिर सकती हैं। मैं दिन रात ये सोचकर आपकी सेवा पानी कर रही हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाए, और एक आप हैं कि सारी दवाइयाँ बाहर फेंक रही हैं। नहीं नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है, तू गलत समझ रही है। आपकी ऐसी बीमार हालत देखकर एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद मुझे आपकी इच्छा पूरी कर देनी चाहिए, शायद आप बच्चा देखकर ही ठीक हो जाए, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। बहू, एक बार तू मेरी पूरी बात तो सुन ले। तूने जो देखा वो सच था, लेकिन पूरा सच नहीं था। आप अपना सच और झूठ अपने पास ही रखिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। काजल इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका ससुर वहाँ आता है और काजल को बोलता है, पापा जी, आपकी माँ कभी ठीक नहीं होंगी, क्योंकि वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। जब ये सारी दवाइयाँ बाहर फेंकती हैं, खाती ही नहीं है, तो ठीक कहाँ से होंगी। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मैं और सुरेश जी कल ही दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। मैं अपनी बीमार माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम लोग को जाना है तो जाओ। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, बहू को रोक ले, मैं उसे सब बता देती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ। काजल सुरेश के साथ दिल्ली वापस आ जाती है। कुछ दिन यूं ही बीतते हैं। उन्हें खबर आती है कि उनकी दादी सास चल बसी। दोनों फिर भागकर गांव जाते हैं, लेकिन भगवान दास उन्हें दरवाजे पर ही रोक देता है। तुम दोनों अब यहाँ क्या करने आए हो? जाओ यहाँ से। तुम दोनों आजाद हो, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। पापा जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। उस दिन तुम लोगों ने मेरी माँ की बात नहीं सुनी। तुम्हें पता है वो दवाई क्यों फेंक दिया करती थी? क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें कहा था वो साल भर से ज्यादा नहीं जी पाएंगी। इसलिए जब उन्हें एहसास हुआ कि कोई दवा भी उन्हें नहीं बचा सकती, तो वो दवा खाकर झूठी उम्मीद खुद को नहीं देना चाहती थी, और ना ही दवा ना खाकर तुम लोगों को दुख देना चाहती थी। इसी कारण वो शांत रही, तुम लोगों की हर बात सुनती रही, तुम लोगों को बताने की कोशिश करती रही, लेकिन तुम में से किसी ने भी उसकी एक बात नहीं सुनी। क्या मांगा था मेरी माँ ने तुमसे? क्या? एक बच्चा ही तो कहा था। आज नहीं तो कल तुम लोग तो बच्चे के बारे में सोचोगे। अगर तुम लोग पहले सोच लेते और मेरी माँ का इतना अपमान नहीं करते, तो आज मेरी माँ मेरे साथ होती। तुम लोगों के जाने के कुछ दिन बाद मेरी माँ चल बसी। तुम लोगों का दिया हुआ गम उसे खा गया। सच जानने के बाद काजल और सुरेश को बहुत पछतावा होता है, लेकिन जब तक उन्हें एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और इस तरह से दादी सास की अंतिम इच्छा अधूरी रह जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।